के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरा जो प्रेजेंट वीडियो है इसमें मैं डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज़ को बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो में बताया था डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को, तो मैं इस पूरे वीडियो में डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज़ को बताऊँगा, उसके कुछ एप्लीकेशन को बताऊँगा। लेकिन मेरा जो वीडियो है अभी जो मैं डिटरमिनेंट का बता रहा हूँ उसमें मैं क्वेश्चन को डिस्कस बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ थ्योरम को डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा उस सारे वीडियो में क्या करूँगा, मैं डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चंस के टाइप को डिस्कस करूँगा और आप डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को कैसे ईजी वे में बना सकते हैं उसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए, आपको बने रहना है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में घंटे का बटन दबाना है, और जिससे क्या होगा कि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। और हमारा जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10 होगा, यानी कि हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 10 पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहता है इसको ध्यान से देखना है। प्रॉपर्टी नंबर 10 कहता है कि k इंटू ए के डिटरमिनेंट का जो मान है वो k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट a के बराबर है। यानी कि किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट गुना के रूप में है, और अगर आप गुना करके उसके डिटरमिनेंट को निकालोगे उसका वैल्यू उतना ही होगा जितना k टू द पावर n डिटरमिनेंट a का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये n क्या है। ठीक है, तो जहां पे n जो है वो आप भी a की कोटि से रिलेटेड है। अगर आप भी a की कोटि n क्रॉस n है, हम लोग डिटरमिनेंट हमेशा एक वर्ग आव्यूह का ही निकालते हैं, तो अगर आव्यूह की कोटि n क्रॉस n है तो यहाँ पे जो आपका n है वो इस आव्यूह a की कोटि से निकलेगा। अगर मान लीजिए 2 क्रॉस 2 आव्यूह है तो n का वैल्यू 2 होगा। 3 क्रॉस 3 टाइप का मैट्रिक्स है तो n का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव में बहुत जगह मिलता है और सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में भी कुछ जगह पे आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आपको कहता है कि k इंटू ए, तो k का वैल्यू दिया रहेगा और फिर आपके पास n का वैल्यू दिया रहेगा और उसके वैल्यू को आपको निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए कि हमको किसी ने कह दिया आप भी a की कोटि 2 क्रॉस 2 है और आपको कहता है 3a का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा। ऑब्जेक्टिव में आपके पास ऑप्शंस होगा और उस ऑप्शंस को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से ही बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, पूरा डिस्क्राइब करके अभी फिलहाल नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आपको जरूरी है दो चीज पता करना, k का वैल्यू और n का वैल्यू। तो k का वैल्यू आपको यहाँ पे 3 नजर आ रहा है। ठीक है, k का वैल्यू कितना नजर आ रहा है, 3, क्योंकि यहाँ पे k होता है। ठीक है, अब आपको n का वैल्यू पता करना है, तो n का वैल्यू पता चलेगा आव्यूह की कोटि से। तो आव्यूह की कोटि कितना दिया है, 2 क्रॉस 2, तो n का वैल्यू हो गया आपका 2। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला है, वी हैव कि a का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है k टू द पावर n डिटरमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे 3a का डिटरमिनेंट, तो आपके पास देखो बेटा k का मान आपके पास 3 है और n का मान आपके पास 2 है और डिटरमिनेंट a यानी कि 9 डिटरमिनेंट a। ठीक है, एक और क्वेश्चन से इसको क्लियर करते हैं। अगर a का कोटि 3 क्रॉस 3 दे दिया और यही सेम क्वेश्चन है कि 3a के डिटरमिनेंट का मान कितना होगा। ठीक है, तो करना क्या है बेटा, सबसे पहले अब उतना भी डिस्क्राइब नहीं करेंगे। हमारे पास k का मान आ गया 3 और n का मान भी आपके पास 3 है। n का मान यहाँ से आया है और k का मान यहाँ से आया है। चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, बताओ। 3a के डिटरमिनेंट क्या है, फॉर्मूला बताओ, k टू द पावर n। क्या है बेटा, k टू द पावर n, तो k का मान 3 और n का मान 3 है, 3 टू द पावर 3 डिटरमिनेंट है, यानी कि 27 डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब मुजवानी हम लोग बना लेंगे, k टू द पावर n कर देना है, सिर्फ k टू द पावर n आपको देखना है और फिर वहां से क्रिएट कर देना। जैसे कि मान लो a का कोटि दे दिया आपका 2 क्रॉस 2 और 4 का डिटरमिनेंट। तो चलिए, k का मान आपका 4 है, तो ये आपका 4 और यहाँ पे सॉरी 2 क्रॉस 2 है, तो यहाँ पे n का मान 2 है तो यहाँ पे 2 डाल देंगे डिटरमिनेंट a, और यहाँ से आपका 16 डिटरमिनेंट a। क्लियर है, और अगर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव देगा तो हम लोग उसको देख के ठीक मान सकते हैं। फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, k इंटू ए का डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो k टू द पावर n डिटरमिनेंट a के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजिंग करता है क्वेश्चन में स्लाइड चेंजिंग कर देगा, और स्लाइड चेंजिंग करने के बाद आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी लिखा दे रहे हैं, पेन से आप राइट डाउन कर लो, मैं ये बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। कहता है कि यदि किसी आव्यूह A की कोटि 3 क्रॉस 3 है, आव्यूह की कोटि कितनी दी है बेटा, 3 क्रॉस 3, तथा
उसके डिटर्मिनेंट का मान 11 है, उसके डिटर्मिनेंट का मान बेटा कितना है 11 है, तो आपको कह रहा है कि 2a के डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करें, 2a के डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करें। यानी आप भी a की कोटि 3 क्रॉस 3 है और उसके डिटर्मिनेंट का मान 11 है, तो आपको 2a के डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है। तो अगर क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्यूशन के रूप में लेंगे तो सबसे पहले गिवन कोटि तो n का मान 3 दे दिया, 3 क्रॉस 3 है तो n का वैल्यू आपके पास 3 हो गया। डिटर्मिनेंट a का मान आपके पास बेटा कितना दिया हुआ है 11, डिटर्मिनेंट a का मान भी 11 दे दिया। ठीक है, अब आपको k का मान अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो k का मान आपके पास 2 है, k का मान यहाँ पे कितना है 2 है, और लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2a का डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो किस फॉर्मूला पे काम करेगा, k टू द पावर n। तो k का मान हो गया आपके पास 2 और n का मान आपके पास है 3 और इनटू में डिटर्मिनेंट है, यही इसका फॉर्मूला कहता है। और इसका वैल्यू निकालोगे तो 8 और इसका वैल्यू पहले से कितना दिया हुआ है 11, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करो, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहता था कि ka का डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो बेटा कितने के बराबर है, k टू द पावर n डिटर्मिनेंट a के बराबर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी 11। ये 11 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। कहता है कि यदि a और b समान कोटि के वर्ग आव्य हो तो डिटर्मिनेंट a b बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b। क्या कहता है कि अगर a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्य हो तो ab का जो डिटर्मिनेंट का मान होता है वो डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b के बराबर होता है। यानी कि अगर आप चाहो तो किसी दो मैट्रिक्स को पहले गुना कर लो तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, या आपके पास अल्टरनेट मेथड है कि दोनों के डिटर्मिनेंट का वैल्यू को भी गुना कर दो तब भी उसका मान आपस में हमेशा बराबर ही होगा। यानी कि दो आव्यूहों के गुणनफल का डिटर्मिनेंट उनके डिटर्मिनेंटों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए बी इंटू सी इजकल टू डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट सी। अगर आप इसके रीजन को देखोगे कहाँ से ये निकल के आया है, तो डिटर्मिनेंट LHS अगर इसका देखोगे तो डिटर्मिनेंट ए बी सी जो है यहाँ पे हम लोग इसको सिंगल एक डिटर्मिनेंट मान सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने प्रॉपर्टी बताया कि डिटर्मिनेंट a इंटू बी जो है वो आपका डिटर्मिनेंट a इंटू बी का मतलब डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b है। तो जो दो को आप अलग अलग कर सकते हो तो आप इसको एक सिंगल मान लो और इसको एक अलग मान लो, तो इसको लिख सकते हो बेटा डिटर्मिनेंट a b इंटू डिटर्मिनेंट c, और इसी को अगर फिर तोड़ोगे तो फिर क्या लिखोगे डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट b इंटू डिटर्मिनेंट c। यानी कि अगर आपके पास 3 है 4 है या कितना भी है, और इसको ब्रॉडली अगर देखो 13 नंबर प्रॉपर्टी में इसको डाल सकते हो a1 a2 a3 डॉट डॉट an। अगर n डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट के रूप में है तो इसका जो वैल्यू जो होगा मैट्रिक्स का रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट a1 डिटर्मिनेंट a2 डिटर्मिनेंट a3 डॉट डॉट डिटर्मिनेंट a1 सब प्रोडक्ट के रूप में। यानी कि n आव्यूहों के गुणनफल का डिटर्मिनेंट उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे जिसको हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 14 बोलेंगे। इस पे कंक्लूजन निकालेंगे, डिटर्मिनेंट a टू द पावर n यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर n। ठीक है, क्या कह रहा है कि a टू द पावर n का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट a टू द पावर n के बराबर। यानी कि अगर किसी आव्यूह का n घात का डिटर्मिनेंट का वैल्यू उसके डिटर्मिनेंट के n घात के बराबर है। आप इसको देखो कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे। अगर आपका a टू द पावर n का है कह रहा है, इसका मतलब a को n टाइम गुना करना है। यानी कि अगर मान लीजिए कि पावर का वैल्यू 3 है तो 3 बार गुना करना है, 4 है तो 4 बार गुना करना है, और तब जाके डिटर्मिनेंट निकालना है। इसके इस तरफ अगर देखो तो यहाँ पे आपके पास पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट का निकालने के बाद उसका पावर करना है। तो डिटर्मिनेंट अगर निकल जाएगा तो एक वैल्यू निकल जाएगा, तो वैल्यू का पावर करना बिल्कुल आसान है हमारे लिए। तो आपको करना है क्या बेटा कि अगर आपको इस जगह पे अगर a का पावर q दे दिया 4 दे दिया, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा, पहले इसके रीजन को देख लो कि ये कहाँ से निकल के आ गया है। अगर आप देखो इसके LHS को, क्या बेटा बताओ,
डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n। इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट कितने टाइम्स, n टाइम्स। n टाइम्स से जस्ट मैंने देखा कि n टाइम्स से तो सब सेपरेट हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट a हो जाएगा, ये भी डिटर्मिनेंट a हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a हो जाएगा, और कितने टाइम्स आएगा बेटा, n टाइम्स। और किसी भी चीज़ को अगर आप n टाइम्स सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका पावर n हो जाएगा, जो कि आपका RHS है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको कैसे करना है कि इस फॉर्मूला को बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है कि a टू द पावर n का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट a टू द पावर n के बराबर होगा। चलिए इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, और जिससे आपको लगेगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। कि हमारे पास एक दे दिया a बराबर 1 4 2 3, ठीक है, और आपको कहता है कि डिटर्मिनेंट ए क्यू का वैल्यू निकालिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू। तो अब जनरल ब्रेन का आदमी क्या करेगा, पहले ए क्यू निकालेगा, ए क्यू मतलब ए इंटू ए करेगा, फिर इसको ए से मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेगा तो ए क्यू निकालेगा, फिर डिटर्मिनेंट निकालेगा। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर्टी ये पता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n का ये निकालने का, तो इसको यूज करके हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए टू द पावर क्यू। तो अब आपको बेटा क्या करना है कि सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल देना है ए, और उसके बाद उसका होल क्यू कर देना है। तो अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल इस जगह पे करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा, और डिटर्मिनेंट ए का यहाँ पे निकालेंगे तो 1 4 2 3 कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, यानी कि -5। और इसीलिए आपको निकालना क्या था बेटा, ए क्यू का डिटर्मिनेंट, और इस जगह पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ए टू द पावर क्यू, और डिटर्मिनेंट का मान कितना निकला हुआ -5, यानी -5 टू द पावर क्यू, यानी -125। तो चलिए अब हम लोग आते हैं ये 15 नंबर प्रॉपर्टी पे, और 15 और 16 नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे। ये बहुत ही काम का प्रॉपर्टी, और ध्यान ये रखना ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में रहेगा, एनसीईआरटी की बुक में भी ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया हुआ है। और ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसके स्टेटमेंट को समझने से पहले हम एक मैट्रिक्स को लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमने अभी आपको माइनर कोफैक्टर बताया हुआ है इसमें, और आप अगर नहीं जानते हो तो माइनर कोफैक्टर वाला वीडियो जाके देखोगे, वहाँ पे मैंने पूरा माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए बताया है। तो अगर हमने A11 का कोफैक्टर लिखना है तो कैपिटल A11 या कैपिटल C11 लिखते हैं, और जनरली हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A12 या कैपिटल A12, A13 या कैपिटल A13। ये आपका R1 है, R2 है, R3 है, C1 है, C2 है, C1 है, C2 है, C3 है, R1 R2 R3। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसको ध्यान से स्टेटमेंट देखो, फिर मैं लिख के बताता हूँ प्रॉपर्टी क्या कहता है। कहता है ये प्रॉपर्टी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश, यानी कि आप कोई भी रो ले सकते हो या कोई भी कॉलम ले सकते हो, और उनके अवयव तथा उनके संगत सहखंडों, सहखंडों मतलब कोफैक्टर, यानी अगर कोई एलिमेंट आपने लिया है तो उसी का संगत कोफैक्टर मतलब उसी का कोफैक्टर के गुणनफल का योगफल उस डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होता है। यानी कि फिर से सुनिए इस स्टेटमेंट को, अगर आप चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो कि यदि किसी डिटर्मिनेंट, राइट डाउन करोगे, किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी पंक्ति या स्तंभों के अनुदिश उनके अवयव तथा उनके संगत सहखंडों का गुणनफल का योगफल उसके डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होता है। यानी कि अगर आपने R1 चुना है, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं कि आप R1 R2 R3 किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, C1 C2 C3 किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हमने फिलहाल अगर R1 चुना है तो इसका एलिमेंट लेंगे बेटा, यानी A11, तो इसी के संगत कोफैक्टर लेंगे कैपिटल A11 प्लस, फिर इसका दूसरा एलिमेंट लेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे A12, और इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो कैपिटल A12 प्लस, और अगर इसका A13 लेंगे तो इसका कैपिटल A13 लेंगे, और इसका जो योगफल होगा इसका मान इसके डिटर्मिनेंट के मान के बराबर है। यानी कि अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के तरफ से देखोगे तो उसका अवयव और उसी का कोफैक्टर को गुना करके जब ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट यानी उसका जो वैल्यू होगा वो डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। अगर आप चाहो तो R3 की तरफ से भी ऐसा कर सकते हो, तो A31 इंटू कैपिटल A31 प्लस A32
इंटू कैपिटल A32 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33 और इसका भी वैल्यू इसके डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होगा। और इसको अगर आप ऑब्जेक्टिव में देखो तो सिंपल है, देखना, ज़्यादा माथा नहीं लगाना। 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 मिला देना है, सामने सामने मिल जाए, एड्रेस मिल जाए। लेकिन ध्यान ये रखना है, ये नहीं कि A11 इसका और A22 इसका। अगर कहीं ने किसी ने लिख दिया A11 और कैपिटल A11, ये दोनों इसका तो मिल गया, और सामने से ले लिया ये A22 और कैपिटल A22 और प्लस ये ले लिया A23 इंटू कैपिटल A23। यहाँ ध्यान से देखोगे बेटा मिला है, ये दोनों एड्रेस का जो है वो मिलान तो है, लेकिन वो सिंगल रो और कॉलम का नहीं है। यानी ध्यान ये रखना है, ये रो वही होना चाहिए। एलिमेंट लेना है तो एक ही रो का लेना है, दूसरे रो का नहीं चुनना है। और तब जाके उसके कोफैक्टर को गुना करके अगर ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट उसके डिटरमिनेंट के मान के बराबर होगा। और ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा रहता है, ऑप्शन में रहेगा और आप ऑप्शन देख के टिक मारोगे। ऑप्शन पहले क्या देखना है, पहले तो ये मिला लेना है, मिल गया ठीक है। अभी ओके नहीं कर देना है क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट भी हो सकता है, जो फॉल्ट यहाँ पे है क्योंकि ये R1 का एलिमेंट है और ये R2 का एलिमेंट है और ये भी R2 का एलिमेंट लेके बनाया गया है, लेकिन ये होना चाहिए सेम रो का। अब अगर आपने एड्रेस के यहाँ पे इसको मिला लिया, अब आपको करना क्या है, देखना है कि A31 किस में है, तो A31 इसमें है। फिर देखना A32 क्या इसी में है और A33 किस में, इसी में। ये आप इधर से रो कॉलम से भी कर सकते हो। तो चलो C2 की तरफ से हम लोग करते हैं। बताओ C2 की तरफ से क्या लिखेंगे, बताओ बेटा। A12 इंटू कैपिटल A12, फिर क्या लोगे बेटा A22 इंटू कैपिटल A22, फिर क्या लोगे बेटा A32 इंटू कैपिटल A32 और इसका मान भी डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। यानी किसी भी तरफ से कोई भी रो ले लो, कोई भी कॉलम ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब इसी का एक और प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारा प्रॉपर्टी आते जाएगा, अगर हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज को वहीं पे डिस्कस करेंगे। इन्वर्स से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉपर्टी है, चूंकि मैंने इन्वर्स अभी नहीं बताया इसलिए उसको डिस्कस नहीं करा है। प्रॉपर्टी 16 पे आते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 16 कहता है, वो यही मैट्रिक्स है हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। मैट्रिक्स कह लो या डिटर्मिनेंट कह लो, कोई मतलब नहीं है। अब ये कहता है, इसको ध्यान से सुनो, कहता है ये कि किसी भी डिटर्मिनेंट या किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर हम लोग लें तो उसके किसी भी रो या किसी भी पंक्ति के अवयव तथा संगत किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के शाखंडों के गुणनफल का योगफल 0 होता है। कहता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अवयव, यानी कि एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम का लीजिए, चलिए ओके, लेकिन कोफैक्टर किसी दूसरे का लेना है, ठीक है। कोफैक्टर किसी दूसरे का लेके अगर आप गुना करके ऐड करोगे तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। मान लो कि हमारे पास R1, R2 और R3 है, ठीक है। और हमने क्या किया, R1 ले लिया एलिमेंट के लिए और R2 और R3 में हमने R3 को इस्तेमाल कर लिया कोफैक्टर के लिए। यानी एलिमेंट इसका तो कोफैक्टर इसका, एलिमेंट इसका तो कोफैक्टर इसका, एलिमेंट इसका तो कोफैक्टर इसका, और इसके गुणनफल का योगफल का मान 0 होगा। अगर हमने A11 लिया तो इसके सामने में बेटा क्या है बताओ, कैपिटल A31, ठीक है। एलिमेंट अगर इसका A12 लिया तो इसका कोफैक्टर लेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल A32, और इसका एलिमेंट अगर हमने A13 लिया तो इसका कोफैक्टर लेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे बेटा, ये A33, और कहता है इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यानी R1 लिया तो R3 लिया, आप R1 के लिए R2 भी ले सकते हो। यानी एलिमेंट इसका, कोफैक्टर इसका। अगर आप कॉलम के तरफ से भी देख रहे हो C1, C2, C3, तो एलिमेंट ले लो इसका तो कोफैक्टर किसी एक का ले सकते हो। तो चलिए हम लोग C3 के लिए C1 को लेते हैं, एलिमेंट इसका लेते हैं और कोफैक्टर इसका लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा बताओ, A13 और कैपिटल A11। यहाँ लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, A23, और इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A21। और अगर हम लोग लेंगे इसका एलिमेंट A33
और इसका कोफैक्टर लेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे A31 और इसका मान जो होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। यानी इस प्रॉपर्टी में कहता है कि रो आप कोई भी सेलेक्ट करो लेकिन कोफैक्टर किसी दूसरे रो का सेलेक्ट करके अगर उसके सामने एलिमेंट को गुना करके देखोगे तो उसका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। आपने मेरे इस पूरी वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और अब जो मैं नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ वीडियो उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाला हूँ, एक टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा और उसके बनाने का तरीका बताऊंगा। ये प्रॉपर्टी सिर्फ पढ़ाने और बुक्स के लिए था, लेकिन अगला जो प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा वो एस कुमार का प्रॉपर्टी होगा और वो प्रॉपर्टी आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और अगर आप उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे तो बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।